नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुलम पे आपका स्वागत है। हमारा प्रकरण है मित्रों प्रत्यय। संस्कृत व्याकरण के टॉपिक हम कर रहे हैं, विशेषकर रीट परीक्षा के मद्देनज़र। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय में ऐसे हमने कृदंत प्रत्यय कर लिए थे, आज है हमारे तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय के बारे में हम यहाँ विचार करेंगे। तद्धित प्रत्यय कौन कौन से महत्वपूर्ण तद्धित प्रत्यय हैं, क्या होते हैं। तो तद्धित प्रत्यय की परिभाषा के बारे में बात करें तो तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय पदों से जोड़े जाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्ययों के योग से बने शब्द तद्धितांत कहे जाते हैं। यानी तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? आसान शब्दों में कहें तो मित्रों शब्दों से होने वाले प्रत्यय, क्योंकि संज्ञा कोई नाम होगा, सर्वनाम कोई नाम होगा, विशेषण कोई नाम होगा, अव्यय भी पद के अंदर आते हैं। तो शब्दों से होने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और धातुओं से होने वाले प्रत्यय कहलाते हैं कृदंत प्रत्यय। तो ये था तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में सबसे पहला प्रत्यय पड़ा मदुप प्रत्यय। तो मदुप प्रत्यय कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में विचार करते हैं। मतुप प्रत्यय करने वाला सूत्र है तदस्यास्ति अस्मिन्निति मतुप। इस सूत्र से वह इसका है, वह इसमें, इन अर्थों में मतुप प्रत्यय होता है। यानी जिस शब्द का अर्थ ये निकले कि वह इसका है या वह इसमें है, इस प्रकार का अर्थ निकले तो उससे मतुप प्रत्यय होता है। मदुप की ध्यान देंगे, मतुप के पकार एवं उकार का योग उकर मत शेष रहता है। तो मतुप में मत शेष रहता है। और मतुप प्रत्यांत पद विशेषण होते हैं। अतः विशेष्य के अनुसार इनका लिंग, वचन और विभक्ति होती है। यानी तीनों लिंगों में इनका प्रयोग किया जाता है। ये विशेषण होते हैं। तो जैसा विशेष्य होगा, अगर विशेष्य पुल्लिंग है तो ये पुल्लिंग होंगे, विशेष्य स्त्रीलिंग है तो ये स्त्रीलिंग होंगे, और विशेष्य अगर नपुंसक लिंग हैं तो ये नपुंसक लिंग होंगे। और इनकी पहचान है कि मत शेष रहता है। जैसे इनके उदाहरण हैं, गो मतुप प्रत्यय करेंगे तो गो मत, और रूप बनेगा गोमान, गोमत या गोमान। रूप चलाते हैं तब गोमान चलता है। शब्द है मूल गोमत, यानी गो वाला, गो जैसा है जो, या गऊ जैसा है, इसमें कुछ भाव, तभी उसको गोमान, गो वाला कहेंगे। या गाय है जिसके पास। और उदाहरण इसका जैसे मतुप प्रत्यांत मति प्लस मतुप मतिमान, श्री प्लस मतुप श्रीमान, श्री से युक्त, मतिमान बुद्धि से युक्त, धी मतुप बुद्धिमान, आयुष मतुप आयुष्मान। तो ये तो मूल से बने गोमत, श्रीमत, धीमत, आयुष्मत, मतिमत। और इनसे शब्द रूप जो चलते हैं, पुल्लिंग का विशेष रूप से विवेचन है, गोमान, मतिमान, ये बनते हैं। अब मतुप में कई जगह तो होता है मत, और कई जगह मतुप में वत भी होता है। यानी मैं की जगह वह भी होता है। वो कहाँ होता है? तो इसके लिए नियम है कि अगर मतुप का मैं बदल कर वह हो जाता है, आकारांत या आकारांत हो, तो वाक्य हमारा शब्द है वो आकारांत या आकारांत हो। ऊपर वाले में हमने देखें कि कहीं पर भी आकारांत या आकारांत नहीं थे। किसी में ओ लास्ट में था, किसी में ई लास्ट में। लेकिन ये कहता है अगर लास्ट में वाक्य के अंत में ए या आ हो, कोई वाक्य हम लिख रहे हैं, जैसे हम लिखेंगे बल, तो बल के लास्ट में ल है, ल में क्या है? ए। या फिर क्या लिखेंगे? विद्या, तो विद्या के लास्ट में क्या है? आ। तो नियम क्या कहता है? ऐसा वाक्य जिसके अंत में ए या आ हो, तो फिर जहाँ जैसे हमने ये मत शेष रहता था वैसे ही वत शेष रह जाएगा, और वाक्य बनेगा वान से युक्त। जैसे बल मतुप बलवत यानी बलवान, विद्या मतुप विद्यावत यानी विद्यावान, धन मतुप धनवान, दया मतुप दयावान, गुण मतुप गुणवान, भग मतुप भगवान। और कहाँ कहाँ वह होता है ये भी देखते हैं। एक नियम और है कि ऐसा शब्द जिसके अंतिम स्वर से पहले मैं हो, वहाँ पर भी वह हो जाता है। जैसे पीछे तो हमने इसमें तो किया था कि जहाँ ए या आ लास्ट में हो तो वहाँ मत की जगह वत होता है। अगर अंत में चाहे और स्वर भी हो, लेकिन मैं के बाद अगर कोई स्वर हो, मैं के बाद अगर कोई स्वर हो यानी अच हो, तो इस फिर जो मतुप का मत है इसकी जगह फिर दोबारा भी वत ही हो जाता है, यानी वान के रूप चलते हैं। जैसे इसका उदाहरण लक्ष्मी प्लस मतुप, लक्ष्मी में लास्ट में ई से पहले मैं था तो क्या बनेगा? लक्ष्मी वान।
और आगे नियम है, ऐसा शब्द जिसके अंतिम व्यंजन से पहले आ या आ हो तो भी मत की जगह वत हो जाता है। ये नियम क्या है? ऐसा अंतिम व्यंजन, पहले तो स्वरों की बात चल रही थी, अब चलिए व्यंजनों की बात। अंत में कोई व्यंजन हो, यानी यहाँ कोई लास्ट में इधर प्लस के निशान से पहले यहाँ कोई हल हो यानी व्यंजन हो, और व्यंजन से पहले क्या हो? ए या आ हो, या तो ए हो या आ हो, तो इस वत की जगह फिर मत की जगह वत हो जाता है, क्योंकि मतुब का मत शेष रहता ना, फिर वत हो जाता है। जैसे इसके भी उदाहरण हम देखते हैं। यशस मतुब, या यशस ये शब्द था, यह से, तो यशस में देखेंगे हम कि से के बाद ए है, ये लास्ट में से, इस से पहले ए है, तो ये स्वर हो गया ना। स्वर होने से जो मतुब प्रत्यय करेंगे तो मतुब के मैं की जगह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा, और रूप फिर क्या बनेगा? यशस्वान, भास मतुब भासवान। और नियम है, जिस शब्द के अंत में वर्गों के प्रथम 4 वर्णों में से कोई हो, जिस शब्द के अंत में वर्गों के प्रथम 4 वर्णों में से कोई हो तो भी मैं की जगह वह हो जाता है। यानी कोई शब्द हो, या कोई शब्द आता है, या कोई भी शब्द लिखा होगा, पद लिखा होगा, और उस पद में क्या हो? अंतिम वर्गों के प्रथम 4 वर्णों में से, जैसे कवरक के कै ख गै घ में से हो, चवरक के चै छ जय झ में से हो, टवरक के ट ठ ड ढ में से हो, तवरक के त थ द ध में से हो, तो भी वह मत की जगह वत हो जाता है। जैसे विद्युत मतुप, तो विद्युत में लास्ट में तवरक का तय आ गया, तो यहाँ मतुप की जगह क्या कर देंगे? विद्युतवत, यानी विद्युत्वान। सुहृद तय थ द, ये भी पहले 4 में से आ गया, तीसरा ये सुहृदवान। इसी तरह बाकी उदाहरण भी इसके देखते हैं। बाकी उदाहरण इसके ये देखो, काफ़ी उदाहरण इसमें दे रखे हैं, इन पे विचार करते हैं हम। और तीनों लिंगों में, क्योंकि ये विशेषण है, विशेषण के अनुसार रूप चलेंगे। धन मतुप धनवान, धनवती धनवत नपुंसक लिंग में। रूप रूपवान रूपवती रूपवत, बलवान बलवती बलवत, गुणवान गुणवती गुणवत, रसवान रसवती रसवत, धीमान धीमती धीमत, श्रीमान श्रीमती श्रीमत। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रत्यय था अपना मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय के बाद आगे अपना जो प्रत्यय आता है मित्रों तद्धित प्रत्यांत में, वो प्रत्यय है ईनी प्रत्यय। अब ईनी प्रत्यय के बारे में विचार करते हैं कि ईनी प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा है। सूत्र है अत ईनी ठ नऊ, अर्थात अकारांत शब्दों से ईनी और ठन प्रत्यय होते हैं। यानी ये प्रत्यय भी कब होते हैं? जब लास्ट में ए हो तो उसके बाद ईनी और ये 2 प्रत्यय दे रखे हैं, दूसरा है ठन। दोनों प्रत्यय हम शब्दों से करते हैं। तो ईनी और ठन, ईनी में तो ई लास्ट में जो ईनी है, इन नी के ई का लोप होकर के इन शेष रहता है, और ठन में ठ शेष रहता है। जैसे इसके उदाहरण हम देखते हैं। चक्र इन चक्रिन, और रूप बनेगा चक्री, क्योंकि नकारांत शब्द को नान्तुपदा दीर्घ होकर के फिर रूप दीर्घांत हो जाता है। जैसे मंत्रीन का मंत्री बनता है। धनिन धनी, बलिनी बलिन, दुख प्लस इनी दुखिन, रूप चलेगा दुखी। गुण प्लस इनी गुणिन गुणी। अब ये भी दिए हों, ये भी दिए हों, दोनों में से कोई दिया हो सकता है, तो अपने को इसमें प्रत्यय पूछ ले तो प्रत्यय बताना है अपने को ईनी। ऐसे ही बाकी उदाहरण सुख प्लसिन सुखिन, दंडिन हस्तिन करिन, सब ऐसे रूप चलेंगी। माइन, और ठे का उदाहरण है ना, ठे प्रत्यय भी आगे कहीं आएगा, इस पर विचार करेंगे। सबसे अंत में ठे की जगह इक का आदेश हो जाता है, वो कैसे होता है वो भी विचार करेंगे। आगे जो महत्वपूर्ण प्रत्यय है मित्रों वो है त्वय और तल प्रत्यय। 2 महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं त्वय और तल। इनकी परिभाषा है तस्य वावस्त्व तलऊ। इस सूत्र से किसी शब्द को भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्द में त्वय या तल प्रत्यय जोड़ देते हैं। किसी शब्द को भाववाचक बनाना हो तो या तो त्वय प्रत्यय जोड़ेंगे या तल प्रत्यय जोड़ेंगे। और तलंत जो शब्द है मित्रों वो ध्यान देने वाली बात है कि तलंत जो तल प्रत्यांत जिसके अंत में लगेगा वो सारे शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे इनके उदाहरण हम क्रम से करते हैं। त्वय वाले शब्द तो हमेशा नपुंसक लिंग में होते हैं और तलंत हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं।
और ये रूप तल प्रत्यय होता कहाँ का है, ये एक सूत्र और आ गया, ग्राम जन बंधुभ्यस्तल सूत्र से तल प्रत्यय होता है। जैसे ग्रामता बंधुता जनता, ग्राम प्लस तल ग्रामता, बंधु प्लस तल बंधुता, जन प्लस तल जनता, गज प्लस तल गजता, सहाय प्लस तल सहायता। ये सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके बाद आगे हम त्वय और तल प्रत्यांत का इकट्ठा इस सारणी में देखें तो कुशल प्लस त्वय प्रत्यय करेंगे तो नपुंसकलिंग में कुशलत्वम और तलंत होगा तो कुशलता। गुरु गुरुत्वम गुरुता, मित्र मित्रत्वम मित्रता, देव देवत्वम देवता, सुंदर सुंदरत्वम सुंदरता, मनुष्य मनुष्यत्वम मनुष्यता, शिशु शिशुत्वम शिशुता, पशु पशुत्वम पशुता, मूर्ख मूर्खत्वम मूर्खता, दुर्जन दुर्जनत्वम दुर्जनता, महत महत्वम महता। इसी तरह इसके और भी उदाहरण हम देख लेते हैं। इसमें इतने ही हैं। आगे जो महत्वपूर्ण प्रत्यय आता है ठक, यानी हमने ठह प्रत्यय का इनी ठक ये प्रत्यय हुए थे ना दो, तो ठक हो चाहे ठह प्रत्यय हो, इनका क्या शेष रहता है, इनकी जगह इक का आदेश हो जाता है। ठह की जगह इक का आदेश हो जाता है। तो लास्ट में इक जहाँ मिले वहाँ यूँ समझो कि आप ठक प्रत्यय ही होगा। ठह को कौन सा आदेश होता है, इक का आदेश। इस ठह की जगह इक का आदेश कर देते हैं, ठह की जगह, यानी ठह हट के इक आ जाएगा। और शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। शब्द के प्रथम वृद्धि होती है ए ए ओ को तो ए होगा तो आ वृद्धि, ई होगी तो आई वृद्धि, ऊ होगा तो औ वृद्धि। वृद्धि राधईच ये सूत्र वृद्धि संज्ञा करता, तो ये वृद्धियाँ होंगी। ए को आ, ई को आई, ऊ को औ। जैसे धर्म प्लस ठक, अब ठक की जगह इक हो गया, धर्म प्लस इक बन गया और धर्म के ए में वृद्धि कर दी धार्मिक। अस्ति प्लस ठक आस्तिक, सप्ताह प्लस इक साप्ताहिक। इसी तरह संस्कृति प्लस इक सांस्कृतिक, अश्व प्लस इक आश्विक, साहित्य प्लस ठक साहित्यिक, लोक प्लस ठक लौकिक, दिन प्लस ठक दैनिक। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण अपने स्त्री प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्ययों के बाद आगे जो महत्वपूर्ण अपना प्रत्यय प्रकरण आता है मित्रों, वो आता है स्त्री प्रत्यय। क्योंकि स्त्री प्रत्यय भी शब्दों से ही होते हैं, तो कौन से शब्दों में स्त्री प्रत्यय होंगे कौन से में नहीं होंगे, ये यहाँ पे विचार करेंगे। तो स्त्री प्रत्यय कौन कौन से महत्वपूर्ण स्त्री प्रत्यय हैं और क्यों इनका प्रयोग किया जाता है ये देखते हैं। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं स्त्री प्रत्यय। और ये महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं टाप चाप डाप गीप गीस गीन ऊंग ती, ये महत्वपूर्ण स्त्री प्रत्यय हैं। अब सबसे पहला अपना प्रत्यय है टाप। टाप प्रत्यय कहाँ होता है, सूत्र है अजाद्यतस्टाप। आज़ादी गण में गिने हुए शब्दों को और अकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है मित्रों। और टाप में आ शेष रहता है। सामान्यतः ए जिसके अंत में है ऐसे शब्दों को पुल्लिंग बनाएं तब उनसे टाप प्रत्यय करते हैं। जैसे इसके उदाहरण है अज प्लस टाप अजा, चटक प्लस टाप चटका, सुत प्लस टाप सुता। तो ये अज ये पुल्लिंग हो गया, अज का मतलब बकरा, अजा बकरी, चीड़ा चिड़िया, पुत्र पुत्री, शूद्र शूद्रा, छोटा छोटी। इसी तरह ये चलेंगे सारे। प्रथम प्रथमा, बाल बाला, अश्व अश्वा, क्षत्रिय क्षत्रिया, अनुकूल अनुकूला, सुनयन सुनयना, अचल अचला, कुशल कुशला। एक महत्वपूर्ण इसमें बात लिखी कि टाप प्रत्यय जोड़ते समय यदि शब्द के अंत में कै हो और कै से पूर्व अगर ए हो तो ए के स्थान पर ई हो जाता है। यानी इधर तो कै हो और कै से पहले क्या हो, ए हो। कै से पहले ए हो तो इस ए की जगह क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं कारक, तो यहाँ कै के बाद रै था, रै में ए है तो रै के ए की जगह ई हो जाएगा, यानी कारिका। नाटक नाटिका, बालक बालिका, अध्यापक अध्यापिका, गायक गायिका। इसी तरह इसके बाकी रूप भी देखते हैं। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण अपना प्रत्यय आता है मित्रों वो प्रत्यय है गीस प्रत्यय। अब गीस प्रत्यय कहाँ होता है देखते हैं। सूत्र है सिद्ध गौरी आदि भ्यश्च, ये गीस प्रत्यय करता है। ये क्या कहता है, जिन प्रत्ययों में स का लोप हो गया हो, यानी स की संज्ञा हुई हो इस मूर्धन्य स्कार की,
ऐसे प्रत्ययों से बने हुए शब्दों से तथा गौरियादि गण, ये गण है गौरियादि, उसमें जितने शब्द आते हैं उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए गींस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। गींस का भी बड़ा ई शेष रहता है, ये ध्यान रखना। इसके उदाहरण हम देखते हैं। नर्तक गींस नर्तकी, गौर गींस गौरी, नट गींस नटी, मातामह गींस मातामही, चंद्रमुख प्लस गींस चंद्रमुखी, मनुष्य प्लस गींस मनुष्य। और इसी तरह आगे और भी इसके उदाहरण देखते हैं। शिखंड प्लस गींस शिखंडी, तट प्लस गींस तटी, शूद्र प्लस गींस शूद्री। गींस के समान ही दूसरा प्रत्यय है गींप प्रत्यय। गींस की तरह ही एक अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यय है गींप। अब गींप प्रत्यय कहाँ होता है मित्रों? गींप में भी ई शेष रहता है, इसमें भी बड़ा ई शेष रहता है। गींप प्रत्यांत पद ईकारांत स्त्रीलिंग कहलाते, इनका शब्द नदी की तरह चलता है। और महत्वपूर्ण सूत्र है इसको करने वाले, एक तो सूत्र है मित्रों टिड ढा अण अय द्वस्त दग्ने मात्र, एक वैसी प्रथम एक द्विगो। ये टिड ढा अण अय सूत्र क्या कहता है? ये प्रत्यय जाओ टै की संज्ञा हुई हो, अण प्रत्यय हो, ढ हो, कय हो, करक हो, ठक हो, ठय हो, या युवावस्था की आयु की पहली अवस्था का बोध कराना हो, या द्विगु समासांत पद का स्त्रीलिंग बताना हो, तो वहाँ गींप प्रत्यय का विधान करते हैं। इसका भी दीर्घ ई शेष रहता है। तो सूत्रों से समझ आएगा कि किसमें गींप है किसमें गींस है। सिद्ध गौरियादि व्यस्त कहता है गौरियादि गण में और सह की जांच संज्ञा हुई ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग बताना हो तब गींस करेंगे। और टिड ढा अण अय द्वय दग्नस् मात्रस, ये सूत्र वैसी प्रथम द्विगो सूत्र कहते हैं कि हमारे प्रकरण में पड़े हुए सूत्रों का अगर स्त्रीलिंग करना हो तो उससे गींप प्रत्यय होगा। नद प्लस गींप नदी, देव प्लस गींप देवी, तरुण तरुणी, गार्ग्य गार्गी, कुमार गींप कुमारी, किशोर गींप किशोरी, त्रिलोक गींप त्रिलोकी, अष्टाध्यायी गींप अष्टाध्यायी, पंचवट गींप पंचवटी, त्रिपाद गींप त्रिपादी। और गींप के जैसा ही एक और महत्वपूर्ण सूत्र है, ये तीनों एक जैसे सूत्र हैं गीन। अब गीन कहाँ होता है, गीन के बारे में विचार कर लेते हैं। गीन प्रत्यय तीनों का ध्यान देने वाली बात है, दीर्घ ई ही शेष रहता है। और इससे बनने वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, नदी की तरह चलते हैं। सूत्र है सारंगरव आदियो गीन। सारंगरव आदि गण में पड़े हुए शब्दों का स्त्रीलिंग बताना हो तब गीन प्रत्यय करेंगे। और नरी नरी और वृद्धिश, अगर नरी शब्द से यानी मनुष्य का बोध का उसकी स्त्री का बोध कराना हो तब गीन प्रत्यय करेंगे और वृद्धि भी करेंगे। जैसे इसके उदाहरण हम देख लेते हैं मित्रों। सबसे पहला इसका उदाहरण है ब्राह्मण गीन ब्राह्मणी, सारंगव गीन सारंगरवी, नरी गीन नारी, नर गीन नारी। तो या नरी या नर शब्द होगा, या तो नरी शब्द हो, ये भी मनुष्य का बोध का, या नर शब्द हो। इनसे गीन प्रत्यय करने पर इनको वृद्धि भी होती है, यानी नर का नरी नहीं बनेगा नारी बनेगा और नरी का भी नारी। तो ये हमारे महत्वपूर्ण तद्धित प्रत्यय थे, इनके बारे में हमने विवेचन कर लिया। आपकी परीक्षा में बड़े सहायक सिद्ध होंगे। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।